ये उत्तराखंड हमें कई शहादतों के बाद मिला। कई लोगों ने अपनी शहादत दी और उसके बाद हमें ये उत्तराखंड जो है एक अलग उत्तराखंड मिला, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। और आज जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में है, जो वो जिन लोगों ने हमें अपनी शहादत देके इस उत्तराखंड को हमें दिया, कहीं ना कहीं आज वो आत्माएं भी दुखी होती होंगी जब वो ये सुनती होंगी कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं भू माफियाओं ने राज कर रखा है। सरकार भले ही भू कानून की बात करती है, सख्त भू कानून लागू करने की बात जो है मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो या फिर भू माफियाओं की गुंडागिर्दी हो, लगातार ऐसी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया में। लगातार इसको लेकर मांग उठ रही है कि धामी सरकार ने भू कानून की को लागू तो किया है, लेकिन उसको सख्ताई से पालन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। खुद भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक भी इस बात को सामने नहीं लेकिन कैमरे के पीछे जरूर ये बात कहते हैं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करना भी चाहिए और उसका पालन भी करवाना चाहिए। हमारे साथ आज कुछ लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं एक पुरानी पार्टी से भी हैं और आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर रोक लगेगी और जो लोग बाहर से आकर यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, सख्त भू कानून को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं देवचंद उत्तराखंडी जी। आप सबसे पहले आपसे जान लूंगी सर, सरकार भू कानून की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में जब भू माफिया गुंडागिर्दी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, यहाँ पर आप किस रूप में देखते हैं और सरकार से क्या कहें, क्या मांगे आप? सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और आपके सवालों में ही सब कुछ आपका उत्तर है। वो इसलिए कि जो एक भू माफिया एक आपने जो शब्द यूज किया है, इससे ही जरूरत पड़ी है जो है सशक्त भू कानून की, इसके लिए जरूरत पड़ी है। अन्यथा तो भारतवासी कोई कहीं भी अपने रहने के लिए जगह ले सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो हुआ इसका ठीक उल्टा हुआ। जो बाहर के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो यहाँ कर उन्होंने बहुत सारी जमीनें ले ली, उन गरीबों की जमीनें ले ली जिनको एक बार पहले ये बोला गया था कि ये लोग भूमिहीन है, इनको जमीन दिया जाए। वहां तक भी उन लोगों की जमीन ले ली। अब उस जमीन पर उनका कब्जा है और उस कब्जे के बाद वो लोग भूमिहीन हो गए हैं। तो जो एक कानून पहले बना था कि भूमिहीनों को जमीन दी जाए, तो ये इसमें राज्य बनने के बाद ये तो ठीक उल्टा हो गया। इसलिए ये जो सशक्त जो भू कानून की जरूरत हमें ये पड़ी है और इसके पीछे होना ये चाहिए। इसमें जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, उसने ये बोला है कि हमने भू कानून बना दिया, जनता को गुमराह कर रही है। उसमें तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में एक समान क्यों नहीं देखा। उन्होंने जो जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उसको अलग क्यों रख दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो नीति है वो दुगली है, इनकी जो विचार है वो अच्छे नहीं है और इनका कुल मिलाकर उत्तराखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है। अब आज क्या हो रहा है कि जिन लोगों के पास थोड़ा जमीन थी उस टाइम उन्होंने अपने पैसे के हिसाब से बेच तो दी, लेकिन आज एक तरफ तो वो भूमिहीन है, दूसरी बात बेरोजगार है और उनको मजबूर होकर इन्हीं लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं और यहाँ तक कि वो उनको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, नौकरी के लिए भी बाहर के लोग आ रहे हैं। ऐसी दशा में हमारे पास एक ही चीज रह जाती है कि हम सशक्त भू कानून का जो है मांग करें, उसको लेकर रहेंगे। और दूसरा इससे संबंधित होता है एक मूल निवास। मूल निवास के पीछे अवधारणा हमारी ये, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आज की, हमारी तो है 1950। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं और खासतौर पर हम माने तो उत्तराखंड में अतिथि देवो भव रहा है। लोग आए हैं, लोगों ने लिया, यहाँ रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने उस पर कब्जा करने लगे। मूल निवास भी इतना ही हमको आवश्यक है कि जब हमको जो मूल निवास 1950 लागू हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को यहाँ के नौकरी, यहाँ का जो उनके जो अपने संसाधनों पर उनका हक होगा। और एक टाइम था कि जब जंगल पे जो है गांव के पहरी हुआ करते थे, उनका गुजारा बसारा चलता था, वो लोग वहां पर पूरा अपना जीवन यापन करते थे। आज तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि अगर कोई किसी का जो अपना खेत है, बस्यती खेत है, जो दादा परदादाओं के खेत है, अगर उसमें कुछ टाइम तक नहीं होगा तो सरकार उसमें जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है बिना कुछ बताए। और ये सीधा सीधा उदाहरण है मलेथा, माधो सिंह मलेथा भंडारी के। उतने बड़े जो सेरे हुआ करते थे, रुपाई वाली भूमि को सेरे कहते हैं, वहां हुआ करते थे। आज वहां पर के लोगों को वहां पर कुछ भी काम करने नहीं दिया जाता है और न ही उसका उचित मुआवजा मिला है। तो ये सब क्या है, विकास के नाम पर विनाश की ओर जाने की तैयारी है। तो इसके लिए उत्तराखंड वासियों के लिए मैं समझता हूं कि ये दोनों, मूल निवास और ये भू कानून, इनकी लड़ाई इनको करनी पड़ेगी। ये इनका हक है और इसको उनको लेना होगा।
देखिए हमारे साथ थे यूकेडी पार्टी के देवचंद उत्तराखंडी जी, जिस पार्टी ने इस उत्तराखंड को दिलाने में हमें अहम भूमिका जो है वो निभाई है। हमारे साथ है, उन्होंने अपने बारे में बताया कि क्या कुछ भू कानून को लेकर सरकार को करना चाहिए और क्या कमी रह गई है जो इस तरीके के जो हालात है वो उत्तराखंड में बन रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि 11 जिलों को छोड़कर आप 2 जिलों को छोड़कर आप इन 11 जिलों में जो है आसानी से जमीन नहीं ले पाएंगे। ये कौन सा कानून हुआ? सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। ये उस पार्टी की सरकार है जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठकर 26 संशोधन किए, जिसपे जल जंगल जमीन पर हमारा जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया। तो वो सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उत्तराखंड राज्य के अंदर राज्य बनने के बाद पंडित नरेंद्र तिवारी की कांग्रेस सरकार ने भूमाफियाओं को आमंत्रित किया। आपको याद होगा कि इस राज्य में 25 वर्षों में 10-11 मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, वो अपने साथ 4-5 लाख आदमी ला रहा है। उसमें उन 4-5 लाख लोगों में भ्रष्टाचारियों की फौज है। जैसे सारंगी जैसे अधिकारी लूटने के लिए आए इस राज्य को कन्नूड़ी जी की सरकार में, नरेंद्र तिवारी की सरकार में चौधरी लईक अहमद, चौधरी रईस अहमद के द्वारा इस राज्य में 56 घोटाले कांग्रेस की सरकार ने किए। उन घोटालों की जांच होना चाहिए थी, भाजपा सरकार ने क्यों नहीं करी? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्यों नहीं करी? तमाम ये सारी जो बातें हैं, भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। गरीबों को सताया जा रहा है। हम ये कहते चले आए हैं कि मलिन बस्तियों को क्यों बसाया जा रहा है, क्यों नदी नाले खालों पर कब्जा करा जा रहा है, सरकार क्यों बिजली पानी कनेक्शन दे रही है। आज जब गरीब लोग बस गए अपना सब कुछ लगाकर, आज आप उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप हटाएं, गरीबों को आप हटाएं। हम चाहते हैं कि नदी नाले साफ हों और जो रोड बन रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। लेकिन जिन लोगों को आप उजाड़ रहे हैं, गरीबों को, उनकी हाय नहीं लगेगी। उनको आप मकान क्यों नहीं दे रहे हैं? एमडीडी के तमाम क्वार्टर हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी अमीरों को, पूंजीपतियों को और व्यापारियों को दिए जा रहे हैं। तो हमारा कहना ये, भाजपा सरकार इस गरीबों की ओर भी ध्यान दे और इस राज्य के प्रति सजग हो जाए। इस राज्य को लूटने में यदि किसी ने काम किया है तो भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमारा जो नारा था, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, तो वो नारा कहीं न कहीं बिल्कुल दब गया है। हमारे शहीदों की शहादतों का अपमान हो रहा है। आप देखिए, हमारे बड़े नेता माननीय दिवाकर भट्ट जी की अभी का स्वर्गवास हुआ, उनके साथ सरकार ने क्या किया, कितना अपमानित किया। उनके सम्मान में क्या एक दिन का राजकीय शोक सरकार नहीं कर सकती थी? अरे दिवाकर भट्ट जी सिर्फ हरिद्वार के लीडर नहीं थे, सिर्फ एक पार्टी के लीडर नहीं थे। दिवाकर भट्ट एक बड़ा नाम था, एक बड़े लीडर थे, फील्ड मार्शल। जनता ने उनको नाम फील्ड मार्शल का दिया था। दुनिया उनका लोहा मानती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच देखिए कितनी छोटी होगी कि उनको केवल हरिद्वार में आप शोक मना रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पद पर हैं, जितने मंत्री हैं, वो सिर्फ दिवाकर भट्ट जी अगर आंदोलन ना करते और तमाम उत्तराखंड की जो 42 शहीद हुए हैं, हमारे साथी राजेश रावत शहीद, बंगारी जी सहित तमाम लोग शहादतें दी हैं, उनकी शहादतों पर आज मुख्यमंत्री बने, ये राज्य बना है। तो हमें आंदोलनकारियों को याद रखना चाहिए, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। और ये जो सरकार विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर जो गरीबों को उजाड़ रही है, उसको बंद करे। नहीं तो जनता एक दिन 2027 में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। जय भारत, जय उत्तर। देखिए, तो कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण जिन लोगों ने काफी सालों से पहले कर रखा था, कहीं ना कहीं लापरवाही या सिस्टम की कि वो उस टाइम जब वो बसे थे उनको तब क्यों नहीं हटाया गया, इतने सालों बाद उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े किए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार ने कहा है कि अब जमीन लेना आसान नहीं होगा 11 जिलों में, और एक तरफ धर्म की राजनीति जो की जा रही है, क्या लगता है ये सही है? देखिए, ये हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि उत्तराखंड में भूमि माफिया और एक खनन माफिया और एक राजनीतिक माफिया, इसको बढ़ावा देने का काम सरकार का है। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले ही बहुत बड़ी मांग की थी जब हमारा उत्तराखंड बन रहा था कि यहाँ धारा 370 होनी चाहिए, ताकि जिस तरह हिमाचल में कोई बाहर का आदमी इस तरह की जमीन नहीं खरीद सकता। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि आज उत्तराखंड के लोग जो है, उत्तराखंड में रहकर भी हम जो है पराये हो चुके हैं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब हम लोग अगर रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो हमें परेशानी हो रही है। जो यहाँ 100 साल से यहाँ रहते हैं, हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती है। अगर हम अपने घर के लिए जमीन लेंगे तो हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी। और अगर कहीं दिल्ली से या गुजरात से या महाराष्ट्र से अगर वो एकड़ों के हिसाब से जमीन खरीदता है तो यहाँ उसकी फौरन रजिस्ट्री होती है और सरकार उनका साथ देती है। तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ राजनीतिक माफिया खत्म होना चाहिए, खनन माफिया पर अंकुश लगना चाहिए और भूमि कानून जैसा
हिमाचल के अंदर है, इस तरह का अगर कानून यहाँ बन जाएगा तो हमारा उत्तराखंड बच जाएगा, उत्तराखंड सेफ हो जाएगा, यहाँ के लोगों की खुशहाली आ जाएगी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बार, देखिए आप युवा भी हैं, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे यहाँ पहाड़ों में पलायन हो रहा है, यहाँ पे नौकरियां नहीं है और लोग बाहर जा रहे हैं। अगर सरकार ऐसे उद्यमी जो MOU साइन होते हैं, अगर वो यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं, वो बाहर के ही लोग होंगे, तो अगर उनको रोजगार मिलेगा हमारे युवाओं को, तो क्या सही नहीं है? देखिए, राज्य जो बनाया गया था उसके बनाने के पीछे यहाँ के जनमानस की एक अवधारणा थी कि राज्य बने तो यहाँ विकास की बात, बच्चे के रोजगार की बात, पलायन जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा था उसके रुकने की बात, और पलायन के पीछे जो उद्देश्य थे, जो कारण थे, जो हमारे पर्वतीय मूल के जनपद हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहाँ शिक्षा संस्थाएं बंद हो रही हैं। क्यों बंद हो रही हैं? पलायन बढ़ रहा है। जब आदमी है नहीं तो पढ़ने कौन जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, जंगल ज़मीन का उपयोग जिस तरीके से होना चाहिए तो नहीं हुआ। देखिए, आप अभी मूल निवास की बात कर रहे हैं। मूल निवास आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा की सरकार में शामिल थी और हमारे माननीय दिवाकर भट्ट जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन पर राजस्व विभाग था, तो उन्होंने तभी इस बात को नज़र रखते हुए कि बाहर के लोग इस राज्य पर हावी ना हो, एक कानून बना दिया था। उन्होंने कह दिया था कि 250 गज से ज़्यादा भूमि जो है वो लेने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं। वो कानून अगर सही मायनों में जब लागू हो जाता तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का बहुत जो बड़ा भाग हमने खोया है उसे बचाया जा सकता था। इस भाजपा की सरकार ने उस कानून को समाप्त किया। अगर वो कानून आज की तारीख में लागू होता है तो ये बाहरी लोग जो हमारे सरों पर हावी हो रहे हैं, बाहर के लोग जो लाकर बता रहे हैं, राष्ट्रीय दलों के लोगों का बहुत बड़ा हाथ उस बचाने में है, उसे रोका जा सकता था। यहाँ पलायन का सवाल है, मूल निवास का सवाल है। मूल निवास पर भी बेईमानी कर रहे हो, आपने उसे अस्थायी निवास का नाम दे दिया। जो मूल निवास यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ पर रह रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, किसी भी व्यवसाय को करता है, वो यहाँ का मूल रहने वाला है। उसे मूल निवास की बात, उसकी मूल निवास की बात ईमानदारी से होनी चाहिए। लेकिन आपने मूल निवास ख़त्म कर दिया। जो हमें मूल निवास के नाम पर जो लाभ मिलना था, वो हमारे लाभ को आपने मुझ पर अंकुश लगा दिया। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान कर रही हैं। अगर भू कानून की बात करें तो भू कानून के बारे में जैसे मैं कह रहा था कि हमारे माननीय दिवाकर भट्ट जी ने ये कानून लागू किया था, अगर उस कानून को सख्ती से लागू करते, आप सरकार दो बातें कह रही है। वो कह रही है कि साहब हम इसमें सख्ती बरतेंगे। सख्ती किस बात की बरत रहे भाई? आप तो समानता उसमें ला ही नहीं रहे। आपने तराई क्षेत्र को अलग रखा है, तराई क्षेत्र के लिए कुछ और कानून है, जो हमारे जनपदीय जो पहाड़ के इलाके हैं उनके लिए कुछ और कानून है। भाई तराई क्षेत्र में ही तो ज़मीनें हैं, ऊपर पहाड़ में ज़मीनें कहाँ हैं? आपने उसे एग्जाम कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप बाहरी लोगों को आप फायदा देना चाहते हैं। डीएम को उसमें आपने सारे अधिकार दे दिए। प्रशासन जिस तरीके से चाहेगा ज़मीनों का भविष्य में इस्तेमाल करेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने ये कहा है कि सख्ती के साथ इस कानून को यहाँ पर लागू होना चाहिए, और बाहरी लोगों का जो प्रभाव यहाँ प्रतिदिन बढ़ रहा है, बाहरी एजेंसियाँ आ रही हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी खनन माफिया हावी है, शराब माफिया हावी है, भू माफिया, और एक माफिया और पैदा हो गया है इस प्रदेश में, नकल माफिया। आप बात करते हैं कि साहब नकल पे हमने जो है कानून बना दिया है, सख्त कानून बना दिया, लेकिन वो कानून कहाँ काम कर रहा है तुम्हारा? तो माफिया तो यहाँ पर सक्रिय है और आए दिन कांड हो रहे हैं, कोई छुपे नहीं है, सबको है। उन्हें ज़्यादा कैसे सुनने की ज़रूरत नहीं। तो दे के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अस्तित्व, जो हमारा मकसद था राज्य बनाने का, और जो इतनी बड़ी शहादत हमारे बच्चों ने दी थी, हमारी माओं ने दी थी, वो सब रायगा होती नजर आ रही हैं। वो उसी दिन होंगी जब इस प्रदेश को इन राष्ट्रीय दलों से छुटकारा मिले। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। देवचंद जी, एक सवाल आपसे रहेगा।
पहाड़ियों के लिए कहा जाता है कि पहाड़ के बच्चे जो है बर्तन धो रहे हैं और जो जमीनें हैं उनके माता पिता ने किसी को बेच दी, उन्होंने वहाँ होटल खोल लिया और उन्हीं के बच्चे वहाँ बर्तन धो रहे हैं। कैसा लगता है ये? बहुत ही कहने में तो बहुत खराब लगता है, बहुत गलत लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य आज की डेट में दिख रहा है मुझे। और जिन बच्चों ने, जो आज बच्चे 24-25 साल के हैं, उन्होंने तो आंदोलन देखा नहीं। ये राज्य क्यों मिला, कैसे मिला, कितनी यहाँ पर साथें गई हैं, ये उनको पता नहीं है। बस उनको ये पता है कि ये कभी हमारे दादाजी की जमीन हुआ करती थी जो आज किसी और की है और उसमें वास्तव में बर्तन धुल रहे हैं। ये आपको जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे और यहाँ से ऋषिकेश से जब आप उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे या जिस भी मार्ग में जाएंगे तो आपको मिलेगा, जो भी वहाँ पर जो लड़का काम कर रहा होगा, जब उसको पूछेंगे तो वो निस्संदेह आपको पहाड़ी होगा, चाहे वो जौनसार का हो, कुमाऊं का हो या गढ़वाल का हो, लेकिन वो पहाड़ी होगा। और जब उसका मालिक का आपका नाम लेंगे या उसको मालिक कभी कभी वहां पर नहीं होकर उसको कोई और चला रहा ठेके पे, जब उसका सुनेंगे तो वो बंबई में रह रहा होगा। तो विडम्बना है, ये हमारी सरकारों ने नहीं सोचा है। और उसकी एक ही वजह है कि जब हम सबसे पहले जब उत्तराखंड बना तो जो प्रोटैम सरकार बनी, वो प्रोटैम सरकार ही उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी घातक थी। अगर वो न होती, शुरू में उत्तराखंड की अपनी सरकार होती, उत्तराखंड में चयनित सरकार होती, इतनी भी क्या जल्दी थी, राज्य बनाते और उसके कह देते कि जो पहले चुनाव होगा तो उसके बाद ही राज्य की शुरुआत होगी। लेकिन वो प्रोटाइम हमारे लिए घातक है और आज उसी का खामियाजा भुगत रहे। लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी युवावस्था में उत्तराखंड है, समय है। अगर अभी भी जो सरकारें हैं ये नहीं समझ पाई और जो जनता है जो इनके प्रलोभन में आकर बार बार इनको चयनित करती है, या धोखे जो सरकार अपने आप चयनित हो जाती है और कहती है हमको जनता का आशीर्वाद है, इस प्रकार का जो झोल झंझाल न हो और सही रूप में एक सच्चा जो राज्य का हितैषी है वो लोग अगर सत्ता में आएंगे तो निस्संदेह इसको हम इतना जल्दी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रोग जो है कैंसर का, ये चौथी अवस्था में पहुंच गया है। इसको करने के लिए समय तो लगेगा, पर निस्संदेह अगर कोई सच्चा जो प्रदेश का हितैषी होगा इसको तुरंत इसको सही लाइन पर लाएगा। और वे हम जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जब यहाँ का जो हम मूल निवास और अस्थायी जो हमारा अस्थायी निवास और उसके बाद जो ये जो यहाँ पर जो बाहर के लोगों ने माफिया बन के जो यहाँ पर आ गए, इवन हमारी जो सरकार भी है वो आज मंत्री नहीं है, वन मंत्री वन माफिया है, मुख्यमंत्री जो है वो भी एक माफिया है और सब चीज यहाँ पर माफियाओं का राज है। यहाँ पर कोई भी मंत्री नाम पर, कोई यहाँ पर सरकार के नाम पर कोई काम नहीं कर रहा है, ये जनता को लूट खटोट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमें कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप पहाड़वाद और प्लेन्सवाद मत करो। अरे आपने तो सत्ता में रह करके हरिद्वार और उधम सिंह को अलग करके स्पष्ट कागजों में पहाड़वाद और प्लेन्सवाद कह दिया है और फिर आम जनता को बोलते हो कि तुम पहाड़वाद कर रहे हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से और आपकी पत्रकारिता के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इन मुद्दों को लेकर चलते रहते हैं और जैसे आप कहते हैं कि आपको जुनून है सत्य दिखाने का, तो हमें भी जुनून है सत्य बोलने का, चाहे हमारी गर्दन क्यों न कट जाए। हम तो ये कहेंगे कि वर्तमान जो सरकार है बहुत भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, दमनकारी है। महिलाएं पुलिस में रहकर खारा सूत्र में ड्यूटी दे रहे हैं। मैं जब कल देख रहा था मुझे बहुत शर्म आई कि ये बेटियां हमारी आज जो है वहां पर दारू के ठेके के सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो दारू पीने वाले की व्यावहारिकता होती है, मानसिकता होती है, किस प्रकार से आपको घूर घूर करके देख रहे हैं। ये हमारी पुलिस में रहती हुई बेटियां देख रही हैं। और हमारा जो कहता है ऐसा मुखिया जो कहता है कि मैं आर्मी का बेटा हूं, मैं तो फौजी का बेटा हूं, वो फौजियों का तिरस्कार करता है। तो ये संस्कार हमारे हैं और इन संस्कारों के साथ साथ वो सबसे अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने यूसीसी लाकर एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उनको ये पता नहीं लग रहा है कि ये जो आपने कैंसर, ये जो आपने कीड़ा संस्कृति पे लगा दिया है, ये आपको आज नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गलानी, बहुत बड़ी मूर्खता को लोग आपको कहेंगे और गालियां आपको आने वाली पीढ़ी देगी। देखिए कहीं ना कहीं जो भू कानून की बात सरकार ने की है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और सिर्फ पहाड़वाद मैदानवाद ही ये मुद्दा बन के रह गया है। कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी हो रही है। हमने विधानसभा सत्र के अंदर देखा कि किस तरीके से इस मुद्दों पर जमकर राजनीति भी हुई। आपसे एक सवाल लूंगी मैं, क्या लगता है आपको कि सफेद पोस्ट नेता भी इस जमीनों के फर्जीवाड़ा या जो भी इसमें तो शामिल है? क्योंकि हमने देखा है सबसे ज्यादा मामले जमीन फर्जीवाड़े के आते हैं, एक की दो 3 रजिस्ट्रियां बनी हुई है, एक की जमीन दूसरे ने बेच दी। क्या लगता है इसमें सफेद पोस्ट नेता भी शामिल है? बिल्कुल 100%। बिना जो हमारे जो उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता उत्तराखंड के अंदर। ये जो चाहते हैं वही हो रहा है।
जिसको चाहते हैं उसको लेके आ रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको बसा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो फेलियर जो है हमारी उत्तराखंड सरकार का है। अगर उत्तराखंड सरकार अगर आज भी जाग जाती है तो हमारा उत्तराखंड बच जाएगा, नहीं तो हम जो है उत्तराखंड से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पर टोटल जो है प्लेन्स के लोग आ जाएंगे और हमारी जो कल्चरल है, हमारी जो संस्कृति है वो सब बर्बाद हो जाएगी। अभी आपने एक बात कही थी कि मैं रामनगर से रहता हूँ, नैनीताल से हूँ, और मैं 1988 से यूकेडी से जुड़ा हूँ। मैंने भी जेल में गया हूँ, मारे खाई हैं इस उत्तराखंड के लिए। इसलिए खाई थी कि हमारी एक अंकिता भंडारी बेटी का हमारे साथ बलात्कार होता है, और आज हमारा मुख्यमंत्री और हमारी सरकार सोई भी है, उसको इंसाफ नहीं दिला सकते। बड़ा अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां महफूज नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और उत्तराखंड की बेटी जो पूरे दुनिया में जो नाम कमाती है, जिसका नाम होता है, मगर अफसोस की बात है कि ये सरकार जो है सिर्फ जो है जो माफिया हैं, ये राजनीतिक माफिया बने हुए हैं, ये खनन माफियाओं को पूरी जितनी भी इनको हेल्प हो सकती है वो उनको कर रहे हैं। और भूमि माफिया बिना सरकार के मर्जी के उत्तराखंड की धरती पर कदम नहीं रख सकता। तो इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं चाहता हूं मेरा उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड बने, ऐसा उत्तराखंड बने जो पूरे भारत में जिसकी मिसाल दी जाए। कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाता हूँ और मुझसे मालूम करते हैं कहाँ से, तो मैं बताता हूँ नैनीताल से। अरे आप तो देवभूमि से। मुझे अपने आप पर बड़ा फख्र होता है कि इस देवभूमि, इस उत्तराखंड में मैंने जन्म दिया है, और आज मेरी इज्जत जो अगर है तो उत्तराखंड के नाम से होती है। मगर आज का जो हाल यही अगला हाल अगर हमारे उत्तराखंड का रहा तो हम उत्तराखंड के बाहर ही बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हमें और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, इस उत्तराखंड को बचाओ। और इससे उत्तराखंड बचेगा तो ये खुशहाल बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। जय उत्तराखंड, जय भारत। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ही यूकेटी के नेता समेत आम जनता जिन्होंने बताया कि सरकार को किस में काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से मिली भगत करके सफेद पेश नेता जो है मिलकर बाहर के लोगों को यहाँ जमीन बेच रहे हैं, उसके बाद फर्जीवाड़ा हो रहा है, लगातार गुंडागिर्दी, भूमाफिया जो है यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उस बात को कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम नेता भी स्वीकारते हैं कि यहाँ पे भूमाफियाओं का राज हो गया, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो है सख्त भू कानून की बात करती है, लेकिन 11 जिलों के लेकर के बात करती है। आखिरकार सवाल ये भी उठता है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को आखिरकार क्यों छोड़ दिया गया? क्या वो उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? ये भी सवाल जो है खड़े किए गए हैं। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।